Resilience Law Academy. Good evening, everybody. How are you? So, in the last class, we have completed with abatement and attempt. उसके लिए मैंने आपको कहा था थोड़ा सा वेट करिए. We will discuss that in IPC lectures. हम वो IPC की क्लास में डिस्कस करेंगे. BNS की सॉरी. ठीक है. तो यहां तक हमारा जो है पॉक्सो का इनिशियल पार्ट तो हो गया. अभी पॉक्सो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोसीजर. प्रोसीजर ऑफ रिपोर्टिंग केसेस अंडर पॉक्सो. पहली बात तो ये याद रखना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर प्रोसीजर. ये रेगुलर प्रोसीजर से टोटली डिफरेंट है. पॉक्सो में प्रोसीजर कैसे रिपोर्ट करेंगे हम जो ऑफेंस कमिट हुआ है. नॉर्मली जैसे वो एफआईआर होती है, इसके बारे में क्या है वो हम आगे देखते हैं थोड़ा सा. ठीक है. फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया ये पॉक्सो में. फर्स्ट टाइम इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड सच अ काइंड ऑफ प्रोसीजर. और ये जो प्रोसीजर है खाली इसमें हम आपको सेक्शंस ही नहीं देखने, रादर दी सेक्शंस आर टू बी रेड विद सर्टेन रूल्स आल्सो. तब आपका एक कंप्लीट एग्जॉस्टिव आपके पास एक आंसर रेडी होगा कि प्रोसीजर पे मान लो आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द कंसर्न सेक्शन एंड व्हाट आर द कंसर्न रूल्स. तो हम वो दोनों पढ़ेंगे. ठीक है. प्लीज टेक आउट चैप्टर 5 ऑफ पॉक्सो सेक्शन 19 रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस. Notwithstanding anything contained in CRPC, presently BNSS, any person including the child who has apprehension that an offence under this act is likely to be committed or has knowledge that such an offence has been committed, he shall provide such information to Special Juvenile Police Unit. ये मैंने आपको पहले भी जब रूल्स रीड करवाए थे तो ये बताया था, इट इज SJPU, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट. और द लोकल पुलिस. अब नॉर्मली क्या होता है बीएनएसएस के प्रोसीजर में, ऑफेंस एक बार कमिट हो जाए उसके बाद हम रिपोर्टिंग करते हैं. लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है. हियर ओनली द एप्रीहेंशन कि द ऑफेंस इज लाइकली टू बी कमिटेड. वो अभी ऑफेंस हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, एप्रीहेंशन है. चाइल्ड को हो या फिर उसके कोई गार्डियन हो, उसको एप्रीहेंशन हो कि अभी ऑफेंस हो सकता है ऐसा. उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास राइट आ जाता है कि आप रिपोर्ट कर सकते हो टू द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और टू द लोकल पुलिस ऑफेंस को. नॉर्मली बीएनएसएस में ये नहीं होता. वहां पे पहले ऑफेंस कमिट होते हैं, उसके बाद हम एफआईआर या फिर कंप्लेंट या फिर सुओ मोटो कॉग्निजेंस जो होते हैं वो कोर्ट लेती है. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. ये साइड बाय साइड आप लिखते रहिए अपने प्लीज नोट्स में. सेकंड, सबसेक्शन 2, एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी ascribed एन एंट्री नंबर एंड रिकॉर्डेड इन राइटिंग, बी read over to the informant, shall be entered in a book to be kept by the police unit. इसको क्या बोलते हैं? टू बी एंटर्ड इन अ बुक. ये कौन सी बुक की बात कर रहे हैं? इट विल बी पुलिस डायरी. हाँ कोई गल नहीं. ये तो मैंने आपको भी नहीं पता. और आगे कर दो. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ये जो बुक की बात कर रहे हैं सबसेक्शन 2C में, दिस बुक विल बी द पुलिस डायरी. ये हर पुलिस स्टेशन में होती है.
जो भी ऑफेंस कमिट होगा उसको एक एंट्री नंबर दिया जाएगा, प्लस वो रिकॉर्डिंग उसकी की जाएगी इन राइटिंग। ये जो रिकॉर्डिंग इन राइटिंग है ये बेसिकली क्या है, आपकी जो सब्सटेंस है इंफॉर्मेशन का, द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है पुलिस ऑफिसर ने या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट ने, दैट शुड बी ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द फैक्ट। सो आंसर इज नो, दे हैव टू रिकॉर्ड ओनली द सब्सटेंस, द जिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, कोर ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो एसेंशियल पार्ट है वो रिकॉर्ड करना होता है। फिर उसको आप एक प्रॉपर एंट्री दोगे, नंबर दोगे, फिर उसको इंफॉर्मेंट को रीड करोगे। ये आप जो थोड़ा सा प्रोसीजर है ये आप सोच सकते हो कि इट इज ओवरलैपिंग विद द सीआरपीसी प्रोसीजर सेक्शन 154। Subsection 3, where the report under subsection 1 is given by a child, the same shall be recorded under subsection 2 in a simple language so that the child understands contents being recorded। तो उस लैंग्वेज में आपने रिकॉर्ड करना है जिसमें चाइल्ड जो है वो समझ सकता है। अब ये रीडिंग वाला ही पोर्शन है ज्यादा। इन केस कंटेंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन अ लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड। अब मान लो ऑफेंस कमिट हुआ है, मान लो देयर वाज अ चाइल्ड फ्रॉम पंजाब, उसके साथ ऑफेंस लेट से कमिट हो गया कर्नाटका में। अब वहां पर तो कन्नड़ा चलती है, कन्नड़ा लैंग्वेज। अब वो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं लोकल पुलिस, इस पंजाबी स्टूडेंट को थोड़ी पता, इस पंजाबी चाइल्ड को थोड़ी पता, तो उसके बारे में वो बता रहे हैं दिस इज अ स्पेशल थिंग। इन केस कंटेंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन अ लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड or wherever it is deemed necessary, a translator or an interpreter having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed shall be provided to the child if he fails to understand the same। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे रिकॉर्ड तो अपनी लैंग्वेज में करेंगे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में, लेकिन चाइल्ड को समझ आने के लिए एक स्पेशल जो है वो ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर भी अपॉइंट किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट। ये रूल्स में सारी जो है अपॉइंटमेंट होती है इन द पॉक्सो रूल्स 2020। पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, कैन यू टेल मी पर्पस? सॉरी, तो पर्पस इज वेरी सिंपल। पॉक्सो इज अ चाइल्ड फ्रेंडली लेजिस्लेशन, चाइल्ड फ्रेंडली स्टैट्यूट है। हमको चाइल्ड का वेलफेयर देखना, चाइल्ड के जो इन कंसोनेंट्स में सारी चीजें हैं, प्रोसीजर, चाइल्ड एटमोस्फियर में हमने उन सारी चीजों को लेकर आना है ताकि चाइल्ड के साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस ना हो पाए। और आपको पता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस। तो प्रोसीजर जो है दैट इज अ ल्यूब्रिकेंट, इट विल बी हेल्प इन असिस्टिंग द जस्टिस। प्रोसीजर बड़ा नहीं है जस्टिस से, रादर इट विल बी एन एड टू द जस्टिस। और अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है आप प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो, एज इन जजेस जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, जुडिशरी मॉडिफाई कर सकती है, बट जो असेंस है प्रोविजन का वो नहीं आपका ब्रेक होना चाहिए। तो ये जो प्रोविजन दिया सबसेक्शन 4 में, द पर्पस इज टू क्रिएट अ चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस टू द चाइल्ड। सबसेक्शन 5 देखो, where the special juvenile police unit or local police is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of care and protection। अब ये child is in need of care and protection, it is given in Juvenile Justice Act। child in need of care and protection is in Juvenile Justice Act। और अगर लोकल पुलिस को लगता है कि ही इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, देन इट शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग मेक इमीडिएट अरेंजमेंट टू गिव हिम सच केयर एंड प्रोटेक्शन इंक्लूडिंग एडमिटिंग द चाइल्ड इनटू द शेल्टर होम और द नियरेस्ट हॉस्पिटल। अब ये बहुत सारा डिटेल्ड प्रोसीजर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में गिवन है। विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये टाइम लिमिट प्लीज याद रखिएगा, इट इज 24 आवर्स। ठीक है, तो अब ये रीडिंग वाला पार्ट है ज्यादा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। The special juvenile police unit or the local police, without unnecessary delay but within a period of 24 hours, report the matter to the Child Welfare Committee and Special Court, or where no special court has been designated, to the Court of Session, including need of the child for care and protection and steps taken in this regard।
नो पर्सन शैल इनकर एनी लायबिलिटी वेदर सिविल और क्रिमिनल फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ सबसेक्शन 1। अब मान लो कोई पर्सन है, ही इज हैविंग द एप्रीहेंशन कि एक पर्टिकुलर ऑफेंस अंडर द पॉक्सो कमिट होने वाला है, अभी वो ऑफेंस कमिट भी नहीं हुआ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोकल पुलिस को जाके इंफॉर्मेशन दे देता है। अब जो क्या पुलिस वाले हैं क्या उसको भी इंप्लीकेट कर लेंगे? आंसर इज नो। ये जो इन्फॉर्मेंट है इसके ऊपर किसी भी तरह की क्रिमिनल या सिविल लायबिलिटी इनकर नहीं होगी, इट विल नॉट बी इनकर्ड। ठीक है, एक यहां लिख लो कि जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है दैट इज गिवन इन सेक्शन 214 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यहां पे ये डिफाइंड है। तो अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा, अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी रीड करोगे इसी के साथ, ये सारा प्रोसीजर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी गिवन है। किसके लिए? चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए, जिसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है, जुवेनाइल ने ऑफेंस कमिट किया है। और सिमिलरली मान लो कोई पॉक्सो है, उसमें भी गर्ल चाइल्ड है, शी इज द विक्टिम। अब वेदर द अक्यूज्ड इज जुवेनाइल और वेदर द अक्यूज्ड इज अडल्ट पर्सन, तो सेम प्रोसीजर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाला ही फॉलो होगा। You cannot read POCSO alone, it is to be read with the Juvenile Justice Act प्रोसीजर पार्ट के लिए। और वैसे भी जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन 42 कैपिटल ए में गिवन ही है कि जुवेनाइल ये जो पॉक्सो है आपका, इट इज नेवर टू बी रेड अलोन, इट इज टू बी रेड इन एडिशन टू सम एनी अदर लॉ। और वो हम जनरली किसके साथ रीड करते हैं? बीएनएस के साथ या आईपीसी के साथ। बट प्रोसीजर पार्ट के लिए सेम डिट्टो कॉपी जो प्रोसीजर है आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी गिवन है, but that is for the child in need of care and protection, and here under the POCSO it is for the child victim के पर्पस के लिए ये प्रोसीजर। तो प्रोसीजर जो है बेसिकली वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाला ही फॉलो होता है। ठीक है, और एक इन्होंने जो बात की है कि जो ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर होगा, ही शुड ऑलवेज बी अवेलेबल, ये कंसर्न लोकल पुलिस स्टेशन में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जो है सारी रिकॉर्डिंग करनी है। अब रूल्स देखो थोड़ा सा, प्लीज टेक आउट रूल नंबर 2 ऑफ द पॉक्सो रूल्स। इसमें जो कंसर्न डेफिनेशंस है हमारे लिए, पहले तो वो देख लेते हैं। प्लीज ओपन पॉक्सो रूल्स 2020 रूल 2 डेफिनेशंस। देखो डेफिनेशन सबसे पहले 2B देखो, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCPU means the district child protection unit established by the state government under section 106 of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015। जो DCPU है वो होती है आपकी 106 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के, और जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है SJPU ये अपॉइंट होती है 107 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं याद रखने वाली। स्पेशल एडुकेटर देखो 2D means a person trained in communication with children with disabilities in a way that addresses the child's individual abilities and needs, which includes challenges with the learning and communication, emotional and behavioral issues, physical disabilities and developmental issues। तो स्पेशल एडुकेटर वो होगा जो ये सारी डिसेबिलिटीज को एड्रेस कर सकता है प्रॉपरली, कम्युनिकेट कर सकता है प्रॉपरली चाइल्ड के साथ। तो स्पेशल एजुकेटर की जो ये डेफिनेशन है, मैं ये नहीं कहता कि आपने वर्ड टू वर्ड वर्बैटिम ही याद करनी है अपने प्री के लिए। मैंने आपको बताया हुआ कि रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिमिनरी आर इंपॉर्टेंट। तो अगर आप जिस्ट भी लिख देते हो स्पेशल एजुकेटर का, मान लो मेंस में क्वेश्चन आ जाए, आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए स्पेशल एजुकेटर का, तो आप मोटा मोटा अगर जिस्ट भी बता देते हो स्पेशल एजुकेटर का, देन इट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि आपको ऐसे कोई डिटेल में रूल से तो क्वेश्चन आता नहीं होता एग्जाम में कि स्पेशल एजुकेटर में वो पर्सन होगा कि जो इंडिविजुअल एबिलिटीज और नीड्स को भी एड्रेस कर सकता है, चैलेंजेस एबिलिटीज और कम्युनिकेशन को भी एड्रेस कर सकता है, इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज को भी एड्रेस कर सकता है। इतनी डिटेल में वो नहीं पूछते होते। उनको सिंपली ये पता, जो एग्जामिनर है वो ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल इज कि आपको जो है जिस्ट पता हो कि स्पेशल एजुकेटर का बेसिकली टास्क क्या होता है। तो अगर आप वो थोड़ा सा सेंस भी एक्सप्लेन कर दोगे कि जो डिसेबल चाइल्ड है उसको वो एड्रेस करता है उसकी नीड्स को, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट दैट डज नॉट मीन कि आप रूल्स को इग्नोर करके जाइए, ये भी पढ़ने इंपॉर्टेंट है।
तो ये 2 रूल्स इंपॉर्टेंट है। रूल 2 जो है उसमें ये जो 2 डेफिनेशंस है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिए रूल नंबर 4, प्रोसीजर रिगार्डिंग द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। ये हमने पहले भी किया था रूल 4 का सब रूल 3, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो लॉयर है उसकी असिस्टेंस रिक्वायर की जा सकती है, लीगल एड कैन बी गिवन टू द विक्टिम, है ना, वो बीबी आयशा खानूम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है। और तभी मैंने आपको लिखवाया था कि इट इज टू बी रेड विद सेक्शन 19 ऑफ द पॉक्सो एक्ट रूल 4। ये दोनों को इकट्ठा पढ़ना है आपने, ताकि आपको एक एग्जॉस्टिव स्टडी कर सको। चाहे आप आगे अपना सेक्शन 19 के साथ भी लिख लो, चाहे यहां भी लिख लो रूल्स के साथ। तो whenever you will study section 19, you always have to read rule 2, 4, 5 and 6 of the POCSO rules. 2, 4, 5 and 6. They are important from mains perspective also, they are important for preliminary also. ठीक है? 7 also, 7 is also important. ये वैसे हम कर चुके हैं, रूल 4 एक बार रीड फिर कर लेते हैं। देखो, प्रोसीजर रिगार्डिंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। अब वहां पे रिपोर्टिंग होनी थी, यहां पे केयर एंड प्रोटेक्शन कैसे आप दे सकते हो, उसका प्रोसेस क्या है, दे आर एड्रेसिंग दैट। Where SJPU or the local police receives an information under subsection 1 of section 19 of the act, आ गई ना बात section 19 की, जहां पे रिपोर्टिंग हुई है इंफॉर्मेशन की, from any person including the child, the SJPU or local police receiving the report of such information shall forthwith disclose to the person making the report the following details। अपनी डिटेल्स बताएंगे पुलिस ऑफिसर्स, क्या बताएंगे, his or her name and designation, address and the telephone number, the name, designation and contact details of the officer who supervises the officer receiving the information। तो कौन सुपरवाइज करेगा, जो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा है उसका सीनियर, उसकी भी डिटेल्स आपको बतानी है। अब ये वर्बैटिम याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि 1, 2, 3 क्लॉजेस आप एग्जैक्टली एज इट इज वर्ड टू वर्ड एग्जाम में लिख के आओ, नो। बस आपको मेन जिस्ट पता होना चाहिए कि रिपोर्ट करेगा अपने सीनियर की और खुद की, अपना नेम और एड्रेस बताएगा, अपनी बेसिक डिटेल्स बताएगा। अगर इतना भी लिख देते हो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि हाँ द स्टूडेंट हैव रेड द रूल्स आल्सो। सब रूल 2 देखो, इफ एनी सच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज रिसीव्ड बाय द चाइल्ड, हेल्पलाइन नंबर 1098। यहां पे अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव होती है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे, द चाइल्ड हेल्पलाइन शैल इमीडिएटली रिपोर्ट सच इंफॉर्मेशन टू द एसजेपीयू और द लोकल पुलिस। ये कंट्रोल रूम है बेसिकली। फिर वो एड्रेस करते हैं किसको, कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर को, पर कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को, कि किसकी जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज आपका जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस है, यस पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो ऑफेंस कमिट हुआ है, दैट वाज रिपोर्टेड इन हैबोवाल पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है विक्टिम के पास कि वो पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवाए, तो 1098 पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे इन्फॉर्म कर देगा कंट्रोल रूम को, और कंट्रोल रूम जो है वहां से ट्रैक करके कि ये जो टेलीफोन है वो कहां से आया था, हैबोवाल से आया था, तो कंसर्न पुलिस ऑफिसर को, पुलिस स्टेशन को वहां पे रिपोर्ट कर देगा। पुलिस ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन है उनको रिपोर्ट कर देगा, और फिर वो आगे अपने फर्दर प्रोसीडिंग्स जो है रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन और फिर रीडिंग ओवर टू द इंफॉर्मेंट, वो सब वगैरह वो करते रहेंगे। सब रूल 3 देखो, where an SJPU or the local police receives information in accordance with the provision contained in subsection 1 of section 19 of the act in respect of an offence that has been committed or attempted or is likely to be committed। तो अभी apprehension है, just apprehension stage पे offence। The authority concerned, where applicable, proceed to record and register a FIR as per provisions of section 154 of the CRPC। अब now it is 173 of the BNSS। तो उनको इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, ये प्रोसेस है बेसिकली कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आगे क्या करेंगे, एंड फर्निश अ कॉपी देयर ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पर्सन मेकिंग सच रिपोर्ट एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 154 ऑफ द कोड, या फिर संहिता आप कह सकते हो। ये तो पता है, दैट इज सिंपल, कि आपने रिकॉर्ड करके जो कॉपी है एफआईआर की फ्री ऑफ कॉस्ट एक इंफॉर्मेंट को भी देनी होती है, और एक आपकी कॉपी पुलिस स्टेशन में रहेगी, वहां तो एक्चुअल रहेगा ही, उसकी कॉपी भी लगती होती है। एक जो है कॉपी यहाँ पे आपको देनी पड़ती है पुलिस ये जो इंफॉर्मेंट है उसको, और एक जो है आपकी चार्जशीट में भी लगती होती है, जो वो आपके केस डायरी जो है वो मेंटेन करते हैं।
ठीक है, अंडर सेक्शन 172 ऑफ द सीआरपीसी। एक जो है एफआईआर की कॉपी वहां भी लगती होती है। तो बेसिकली देयर आर 3-4 कॉपीज, एक सीनियर को भी जाती होती है, जो मान लो उस कंसर्न पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन में जो इंस्पेक्टर है, एसएचओ है, उसका जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर है दैट विल बी एसपी, उसका जो सीनियर होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो वहां पे भी जाएगी वो एक कॉपी। काफी सारी कॉपीज निकलती होती हैं, वो मैं आपको बीएनएसएस में करवाऊंगा। तो ये कुछ ब्रॉडली जो है वो फ्रेमवर्क है, वो बताया गया कि कॉपीज उसको है जो वो प्रोवाइड करनी है। Where the child needs emergency medical care as described under subsection 5 of section 19 of the Act, or under these rules, arrange for the child to access such care in accordance with Rule 6। तो मैंने आपको बताया चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसमें कोई मेडिकल नीड है, उसको अर्जेंसी है, तो वो वहां पे उसका अरेंजमेंट जो है वो पुलिस ऑफिसर करेगा। टेक द चाइल्ड टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट। तो मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये हम आगे पढ़ते हैं, ये भी ब्रॉडली जो है आपका सीआरपीसी वाला ही एप्लीकेबल होता है। यहां पे आपको रेड विद सीआरपीसी भी करना पड़ेगा। यहां पे लिख लो सेक्शन 27 ऑफ द पॉक्सो इज टू बी रेड विद सीआरपीसी, ठीक है। आगे देखो, इंश्योर दैट द सैंपल्स कलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ फोरेंसिक टेस्ट आर सेंट टू द फोरेंसिक लेबोरेटरी इमीडिएटली। ये आपकी चंडीगढ़ में है, पंजाब की। जो सैंपल्स हैं, जैसे मान लो रैप्चर ऑफ हाइमन हो गया, सीमन सैंपल्स हैं कोई, या आपके जो कोई नेल सैंपल्स हैं, मान लो कि जो विक्टिम है उसने बहुत रेजिस्ट किया अक्यूज्ड को, उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो मार्क्स दे दिए, स्टेन्स दे दिए अपने नेल्स से, तो वॉट एवर द नेल्स, उसके बीच में कुछ स्किन ऑफ द अक्यूज्ड भी तो होगी, तो ऑल दो सैंपल्स विल बी कलेक्टेड एंड सेंट टू द एफएसएल। एफएसएल इज फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। Inform the child and the child's parent or guardian or other person in whom the child has trust or confidence। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपको लीगल एड भी जो है वो प्रोवाइड करवाई जा सकती। फिर एफबी हमने पढ़ लिया था, है ना। तो ये जो आपके कंसर्न रूल्स हैं, ये आपके सारे पढ़ने वाले हैं आगे। सब रूल 4 देखो, where the SAP or local police receives information under subsection 1 of section 19 and has reasonable apprehension that the offence has been committed or attempted or is likely to be committed by a person living in the same or shared household with the child। शेयर्ड हाउसहोल्ड याद आया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हमने पढ़ा था, वहां पे जो है डिफाइंड है। तो लेट सपोज कि अगर फादर है वो अपनी डॉटर के साथ कोई पॉक्सो का ऑफेंस कमिट कर दे, अब वो सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और द चाइल्ड इज लिविंग इन अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन एंड इज विदाउट पेरेंटल सपोर्ट, लेट सपोज कि किसी ऑर्फनेज में है, और द चाइल्ड इज फाउंड टू बी विदाउट एनी होम और पेरेंटल सपोर्ट, द कंसर्न्ड एसडीपीओ और द लोकल पुलिस शैल प्रोड्यूस द चाइल्ड बिफोर द कंसर्न्ड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC within 24 hours of the receipt of such information, together with reasons in writing as to whether the child is in need of care and protection under subsection 5 of section 19, and with a request for the detailed assessment by the CWC। तो पहले CWC के पास उसको प्रेजेंट करना है चाइल्ड को, फिर उसके बाद उसकी असेसमेंट होगी। असेसमेंट में बेसिकली कुछ नहीं होता, आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन ही होती है, ठीक है। और ये जो CWC है ये बेसिकली आपकी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अपॉइंट होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बिकॉज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज एन एक्सक्लूसिव लॉ दैट इज डीलिंग विद द जुवेनाइल्स, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑल्सो। और उसका जो सारा प्रोसेस है वो होता है सेक्शन 31 में ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के। CWC कैसे असेसमेंट करेगा, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा, दैट इज ऑल गिवन इन सेक्शन 31 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये आगे आ भी जाएगा आपका सब रूल 5 देखो। अपॉन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट अंडर सब रूल 3, द कंसर्न्ड CWC मस्ट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद द पावर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट टू मेक अ डिटर्मिनेशन विद इन 3 days आइदर ऑफ इट्स ओन और विद द असिस्टेंस ऑफ सोशल वर्कर एज वेदर द चाइल्ड नीड्स टू बी टेकन आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड्स फैमिली और शेयर हाउसहोल्ड एंड प्लेस्ड इन द चाइल्ड्स होम और अ शेल्टर होम। तो ये सारी बातें आपकी बेसिकली पढ़ने वाली हैं आगे, so that you can read yourself also, but ये पढ़ के जाना, क्योंकि सेक्शन 19 फॉर द पर्पस ऑफ मेंस इज वेरी लेस। आपको कंटेंट भी तो चाहिए पॉक्सो का, अब इसमें कोई बेसिकली केस नहीं होता ज्यादा, प्रोसीजर में देयर आर लेस केसेस,
और केसेस भी वहीं पे होंगे जहां पे कोई बहुत लैंडमार्क पॉइंट जो है वो जुडिशरी ने सेटल डाउन किया है। अब इसमें तो क्लियर कट जो रूल्स हैं वो प्रोवाइडेड है, तो जुडिशरी जो होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो रूल्स को ही अडॉप्ट करती है। तो कितना आप केसेस भी एक्सटेंड कर लोगे, केसेस को भी कितना रेफर कर लोगे, वो इतने नहीं है। तो ये रूल्स जो है वो पढ़ के जाना, दे कॉम्प्लीमेंट द मेन लेजिस्लेशन मेन प्रोविजन, सेक्शन 19 को ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अंकल को बोलो रोला कम डालने। अब आप रूल थोड़ा सा 5 देखिए प्लीज, ये भी सेक्शन 19 के साथ ही रेड विथ करना है। ये बात करेगा आपका इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, एक्सपर्ट एंड सपोर्ट पर्संस। इन ईच डिस्ट्रिक्ट द डीसीपीयू शैल मेंटेन अ रजिस्टर विद नेम्स, addresses and other contact details of interpreters, translators, expert, special educator and support persons for the purpose of act, and this register shall be made available to the SJPU, local police, magistrate of the special court as and when required. इनकी जो अपॉइंटमेंट है, जो ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, यहाँ जो सपोर्ट पर्सन हैं, ये भी इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ही होती है। तो डीसीपीयू जो है आपका इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। तो सिंपल अगर आप ये भी लिख देते हो कि रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है इन सबका, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। और इनकी जो सारा ये रजिस्टर है ये कहां पे आपका एसजेपीयू, लोकल पुलिस, मैजिस्ट्रेट और स्पेशल कोर्ट के पास भी अवेलेबल होगा, क्योंकि उन्हीं को तो ये इनको बुलाना है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंसेस ऑफ द विक्टिम, ये इंटरप्रेटर को, ट्रांसलेटर को, स्पेशल एजुकेटर्स को। तो लेट सपोज कि मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में कोई ट्रायल चल रहा है पॉक्सो का, तो अगर कोई विक्टिम की कोई ऐसी स्टेटमेंट है और विक्टिम मान लो कोई डिफरेंट लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकती है, तो इंटरप्रेटर को आप ऑलवेज बुला सकते हो, मैजिस्ट्रेट जो है वो हमेशा बुला सकते हैं। द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंटरप्रेटर्स, ट्रांसलेटर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, एक्सपर्ट एंड सपोर्ट पर्संस क्या होगी? engaged for the purpose of subsection 4 of section 19, 26, 3 and 4 and section 38 of the act and rule 4 shall be as indicated in these rules। तो देख लो वो क्या जो है वो उनकी स्पेशल जो है क्वालिफिकेशंस है वो होनी चाहिए। वेयर एन इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर और स्पेशल एजुकेटर इज एंगेज्ड अदरवाइज देन फ्रॉम द लिस्ट मेंटेन्ड बाय द डीसीपीयू अंडर सब रूल 1। अब मान लो उनके पास एक लिस्ट है लेकिन वहां से नहीं किसी प्राइवेट पर्सन को एज इंटरप्रेटर बुला लिया, ये नॉर्मली एडवोकेट्स को करते होते हैं हायर, कि मान लो चाइल्ड इज फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है, उसके साथ पंजाब में कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो है ऑफेंस कमिट हो गया। अब वो कर्नाटका का कोई एडवोकेट है विच वॉज नॉट मेंटेन्ड इन द रजिस्टर, उसका नेम जो था वो रजिस्टर में नहीं था, तो उसको बुला सकते हैं वो। अब उसके बारे में वो प्रोविजन बता रहे हैं कि अदरवाइज देन फ्रॉम द लिस्ट मेंटेन्ड बाय द डीसीपीयू the requirements prescribed under subrule 4 and 5 of this rule may be relaxed on evidence of relevant experience or formal education or training or demonstrated proof of fluency in the relevant language by the interpreter, translator or special educator subject to the satisfaction of the DCPU, special court or other authority concerned। तो एक तो जो लिस्ट है जिसमें जो इंटरप्रेटर है उनके जो नाम है वो रजिस्टर्ड है, वो डीसीपीयू के पास अवेलेबल हमेशा होगी ही, मैजिस्ट्रेट के पास भी होगी, एसजेपीयू के पास भी होगी और लोकल पुलिस के पास भी होगी। लेकिन मान लो उस लिस्ट में जो नेम्स मेंशन्ड है वहां से नहीं हमने किसी इंटरप्रेटर को बुलाया, रादर देन किसी और प्राइवेट एडवोकेट को बुला लिया जो कि जानता था कि चाइल्ड को कौन सी भाषा समझ आती है। अब वो जो प्राइवेट पर्सन होगा, प्राइवेट लॉयर होगा, नॉर्मली लॉयर्स ही करते हैं वो, लेकिन कोई और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं, दैट शुड बी न्यूट्रल पर्सन। तो जो लिस्ट में मेंटेन्ड है नेम्स ऑफ द पर्संस इंटरप्रेटर के,
उनकी तो स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है। अब इसकी तो वो क्वालिफिकेशन है नहीं प्राइवेट पर्सन की। तो ये प्रोविजन ये कह रही है कि आप उसको जब स्पेशल इंटरप्रेटर की पोस्ट पे बुलाते हो, इन द कैपेसिटी ऑफ स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पे हायर करते हो, कोर्ट में लेकर आते हो, तो वो जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि इस रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है कि उनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, वो आप रिलैक्स कर सकते हो। दैट मीन्स कि मान लो उनका कोई टेस्ट हुआ था, तब उनके जो नाम है वो रजिस्टर में आ गए। अब इस प्राइवेट पर्सन ने थोड़ी कोई टेस्ट दिया हुआ है, तो स्टिल ही कैन बी मेड एज अ स्पेशल इंटरप्रेटर और एजुकेटर। बट हमने क्या देखना है, सब्जेक्ट टू द रेलेवेंट लैंग्वेजेस ऑफ द इंटरप्रेटर, उसकी फ्लुएंसी, उसकी फॉर्मल एजुकेशन और उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीजें हम कंसर्न जो है वो चेक करेंगे। तब हम उसकी जो फ्रॉम दैट पर्सन जिनका लिस्ट मेंटेन है, उनसे हम इनका जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो मैच नहीं करता, फिर भी हम उनको बुला सकते हैं। ठीक है, तो द प्रोविजन इज ऑल्सो देयर। तो बेसिकली पर्पस क्या है कि मान लो कि जो रजिस्टर है जिसमें लिस्ट है और उसमें नेम्स प्रिस्क्राइब्ड है, मान लो वो स्पेशल एजुकेटर अवेलेबल नहीं ना हो, 5-6 लोग थे, उनको कोई और कोर्ट में लगाया हुआ है, या फिर दे आर नॉट प्रेजेंट एट पर्टिकुलर टाइम, तो डज दैट मीन कि जो चाइल्ड विक्टिम है उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं होगी? आंसर इज नो। कोई और प्राइवेट पर्सन है इज इक्वली कैपेबल, तो इवन तो अगर उसने कोई टेस्ट वगैरह पास नहीं किया, उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप हमेशा रिलैक्स कर सकते हो। तो ये वो बात कह रहे हैं। अब सब रूल 4 और 5 में उनकी जो है वो कंसर्न्ड क्वालिफिकेशन है वो बताई हुई है। Interpreters and translators engaged under Subrule 1 should have functional familiarity with the language spoken by the child as well as the official language of the state. तो मान लो अगर चाइल्ड कर्नाटका का है और जो इंटरप्रेटर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि वो चाइल्ड की भी लैंग्वेज समझ सकता है और कर्नाटका स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, जो नेटिव लैंग्वेज है, वो भी वो समझ सकता है। Either by the virtue of such language being child's mother tongue or medium of instruction at the school at least up to the primary school level, or by the interpreter or translator having acquired knowledge of such language through child's vocation, profession or residence in the area where that language is spoken. तो यहाँ से उनकी जो है वो टेस्ट की जा सकती है कि उसको कितनी जो है लैंग्वेज आती है उस स्पेशल एजुकेटर को। रूल 6 देखो, प्लीज टेक आउट रूल 6। मेडिकल एड एंड केयर, where an officer of the SJPU or the local police receives information under section 19 of the act that क्या information receive करते हैं that the offence under the act has been committed and is satisfied that the child against whom an offence has been committed is in need of urgent medical care and protection, such officer or as the case may be the local police shall within 24 hours of receiving such information arrange to take such child to the nearest hospital or medical care facility center for the emergency medical care। तो क्या करेंगे वो मेडिकल जो है उसके एग्जामिनेशन के लिए उनको कोई मेडिकल केयर सेंटर में लेकर जाएंगे। Provided that where an offence has been committed under section 3579, the victim shall be referred to emergency medical care। यहाँ पे shall लिखा है, वहाँ पे मैंडेटरी है कि वहाँ पे करना ही पड़ेगा रेफर। Emergency medical care shall be rendered in such a manner as to protect the privacy of the child and in the presence of the parent or guardian or any other person in whom the child has trust and confidence। तो naturally it is clear cut। No medical practitioner, hospital or other medical facility center rendering emergency medical care to a child shall demand any legal or magisterial requisition or other documentation as a prerequisite to rendering such care। Prerequisite का मतलब क्या होता है? Precondition। तो उनकी ये ड्यूटी है मेडिकल प्रैक्टिशनर की कि वो जो एग्जामिनेशन है मेडिकल एग्जामिनेशन का वो मैंडेटरीली करेंगे। उनको किसी भी मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वेस्ट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वेजिशन लिखा है ना, रिक्वेस्ट होता है, रिक्वेजिशन का मतलब रिक्वेस्ट, कि मैजिस्ट्रेट साहब जब रिक्वेस्ट करेंगे तभी आप मेडिकल एग्जामिनेशन करवाओगे, ऐसा नहीं है। इट इज देयर फोरमोस्ट ड्यूटी। तो क्या क्या देखना है मेडिकल प्रैक्टिशनर को जब मेडिकल केयर देनी है? द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर
Rendering medical care shall attend to the needs of the child, including treatment for cuts, bruises, and other injuries, including genital injuries if any. Treatment for exposure to sexually transmitted diseases, including prophylaxis for identified STDs. ये भी एक काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन होती है, प्रोफिलैक्सिस. इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उसका भी वो ट्रीटमेंट करेगा. ट्रीटमेंट फॉर एक्सपोजर टू एचआईवी, इंक्लूडिंग प्रोफिलैक्सिस फॉर एचआईवी आफ्टर नेसेसरी कंसल्टेशन विद द इन्फेक्शियस डिसीज एक्सपर्ट. Possible pregnancy and emergency contraceptives should be discussed with pubertal child and her parent or any other person in whom the child has trust and confidence. Wherever necessary, a referral or consultation for mental or psychological health needs or other counseling or drug addiction services and programs should be made. तो ये सारी जो है वो चीजें देखनी है. The registered medical practitioner will submit the report on the condition of the child within 24 hours. 6 देखो, any forensic evidence collected in the course of rendering emergency medical care must be collected in accordance with section 27 of the Act. If the child is found to be pregnant, then the registered medical practitioner shall counsel the child. Counsel मतलब उसके साथ necessary communication करेगा, उसको ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, and her parents or guardians or support person regarding the various lawful option available to the child as per the medical termination of the pregnancy act. यहाँ पे आप lawfully terminate कर सकते हो प्रेगनेंसी. एक पर्टिकुलर जो विक्टिम है वो यहाँ पे lawfully उसको अलाउड है कि वो अबॉर्ट करवा सकती है अपना चाइल्ड. ठीक है. एंड द जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट 2015 दोनों में कंडीशन मेंशन है, लेकिन प्राइमरीली ये आपका एमटीपी एक्ट में होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में. If the child is found to have been administered any drug or other intoxicating substances, access to drug addiction program shall be ensured. If the child is दिव्यांग मतलब जो आपका पर्सन में डिसेबिलिटी होता है, suitable measure and care shall be taken as per the provision of the rights of person with disability act 2016. तो ये कंसर्न लॉ है जो डिसेबल्ड पर्सन के बारे में बात करता है, उनके राइट्स के बारे में बात करता है. तो आप ये रीड कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज रीड. सेक्शन 20 देखते हैं हम, प्लीज टेक आउट सेक्शन 20. तो सेक्शन 19 जो है दैट इज टू स्मॉल, इसको आपने रूल नंबर 2, 4, 5, 6 एंड 7 के साथ रेड विथ करना है. ठीक है. आगे देखिएगा प्लीज. सेक्शन 20. अब ये बात करते हैं, इट इज टू बी रेड विथ सेक्शन 228 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी की. सेक्शन 228 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी. यहां पे क्या होता है, आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम को आपने डिस्क्लोज नहीं करना होता. जैसे फॉर एग्जांपल काठुआ रेप केस में काफी सारे मीडिया हाउसेस ने जो विक्टिम है दैट इज असीफा, आपको पता होगा कि 2022 में ये केस हुआ था, पठानकोट रेप एंड मर्डर केस या काठुआ रेप केस उसको कहते हैं. तो असीफा की जो है आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी थी काफी सारे मीडिया हाउसेस ने, न्यूज चैनल्स वालों ने. तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और हर एक मीडिया हाउस को 10 लाख रुपीस फाइन जो है इंपोज किया था. और वो जो फाइन है फिर वो विक्टिम और उसकी फैमिली को एज कंपनसेशन अवार्ड भी करी गई थी. तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस. ये अपने आप में एक ऑफेंस होता है कि आपने चाइल्ड विक्टिम जो है उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी. सेक्सुअल ऑफेंस की कोई भी विक्टिम है, अब पॉक्सो में सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस ही होंगे, रेप इज ऑल्सो सेक्सुअल ऑफेंस, उसकी कोई भी आइडेंटिटी आपने डिस्क्लोज नहीं करनी. तो अगर आप देखोगे ना स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, तो वो कंसर्न जो पर्सन हैं, विक्टिम है, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ही नहीं करते, रादर देन अक्यूज्ड की आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज नहीं करते. लेकिन सेक्शन में सिर्फ विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना. ठीक है. तो वो जजमेंट का टाइटल ही ऐसे दे देते होते हैं अपनी जजमेंट्स में, ए वर्सेस बी, एक्स वर्सेस जेड या एक्स वर्सेस वाई, ये टाइटल ही दे देते होते हैं केस का कि विक्टिम
की जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज ही ना हो। या फिर अगर मान लो ये टाइटल दे दिया और फिर आगे जजमेंट स्टार्ट हुई, जजमेंट में सबसे पहले फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स में लेट्स सपोज कि जजेस ने लिख दिया विक्टिम का नाम, लेकिन जब वो जजमेंट को आपने पब्लिकली सर्कुलेट करना है, कंसर्न हाई कोर्ट ने जब पब्लिकली सर्कुलेट करना है, तो जो विक्टिम है उसका जो भी नेम होगा, व्हाटएवर नेम विल बी देयर, उस नेम के ऊपर एक ब्लैक कलर का एक टेप काइंड ऑफ पैच आ जाता होता है, जिससे वो जो विक्टिम की आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं हो पाती। तो ये भी प्रोविजन है कि आपको ये नहीं करना, डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम विल नॉट बी अलाउड। इफ इट इज अलाउड तो वो पनिशेबल ऑफेंस है अंडर द पॉक्सो ऑल्सो एंड अंडर द आईपीसी ऑल्सो। देखो सेक्शन 20, ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केसेस। Any personnel of the media or hotel or lodge or hospital or club or studio or photographic facilities by whatever name called, irrespective of the number of persons employed therein, shall on coming across any material or object which is sexually exploitative of the child, including photographic, pornographic, sexually related or making obscene representation of a child or children through use of any medium, shall provide such information to the special juvenile police unit or to the local police as the case may be। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो आपने सबसे पहले तो एसडीपीयू और लोकल पुलिस को सर्कुलेट करनी है, बतानी है, इन्फॉर्म करना है उनको। और इसी में एक इंप्लाइड होता है कि आपने डिस्क्लोजर नहीं करना आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम का। इवन तो यहां पे ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन देयर आर टू मेनी नंबर ऑफ केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 20 में इट इज इम्प्लिसिट कि आपने जो आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड विक्टिम है वो डिस्क्लोज नहीं करनी, वाइल आपने जब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है टू द कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर। ठीक है, तो मान लो कोई मीडिया वाला है, हाउस है, देयर इज अ मीडिया हाउस, कोई मान लो न्यूज़पेपर है, मीडिया कैन बी एटर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और प्रिंट मीडिया में यू कैन से कोई न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर वालों ने क्या किया, उनके सामने एक एडवर्टाइजमेंट आ गई, मतलब उनके सामने एक क्या कहते हो ऑफर आ गया कि आप ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट आप पब्लिश करिए अपने न्यूज़पेपर में विद ऑब्सीन मटेरियल, और नेम भी बता दिया कि ये जो एक्ट्रेस है या फिर जो मेल पर्सन है या फिर कोई मेल चाइल्ड है या कोई फीमेल चाइल्ड है या जो चाइल्ड विक्टिम है उनका नेम क्या होगा वो भी बता दिया छपवाने वाले ने, एडवर्टाइजमेंट देने वाले ने। अब इनकी ये ड्यूटी है कि सबसे पहले तो अगर लगता है कि ये एडवर्टाइजमेंट ऑब्सीन है, ये सबसे पहले तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर लेंगे, और सेकेंडली इनके ऊपर ये कास्टेड ड्यूटी है कि आपने चाइल्ड की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है। पुलिस जो है वो रिपोर्ट तो करेगी ऑफेंस, दैट विल बी एन ऑफेंस अंडर द पॉक्सो आल्सो, आईपीसी आल्सो, बीएनएस आल्सो एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन आल्सो, दैट इज अ सेपरेट लॉ, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। यहां पे भी ऑफेंस बनता है कि अगर आप कोई ऑब्सीन मटेरियल है उनको जो है पब्लिश कर रहे हो या फिर उनको टू द पब्लिक एट लार्ज एडवर्टाइज कर रहे हो, तो लायबिलिटी अंदर हेयर ऑल्सो, यहां पे भी पनिशमेंट होती है। तो ये ड्यूटी है कि आपने जो मीडिया हाउस है उसने ये नहीं करना, पब्लिश नहीं करना, और रादर उसके ऊपर एक और कास्टेड ड्यूटी है विच इज इंप्लाइड इन सेक्शन 20 टैट कि आपने विक्टिम की आइडेंटिटी है वो भी डिस्क्लोज नहीं करनी। Now what is the difference between section 19 and section 20? Can you point out what is the distinction between section 19 and section 20? क्या हो सकता है पॉसिबल डिफरेंस? सेक्शन 19 में इट इज एनी पर्सन कैन गिव इंफॉर्मेशन, और सेक्शन 20 में मीडिया पर्सोना विल गिव द इंफॉर्मेशन। यहां पर स्टूडियो पर्सोनल, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज हो गई, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल का मान लो पर्सोनल हो गया जैसे कि नर्स हो गया, डॉक्टर हो गया,
तो दे आर अंडर एन ऑब्लिगेशन कि आपने रिपोर्ट करना ही करना है। अब अगर वो रिपोर्ट नहीं करते, सेक्शन 21 देखो, punishment for failure to report or record a case. Any person who fails to report the commission of an offence under subsection 1 of section 19 or 20, any person section 19 में करेगा और मीडिया पर्सोनल, हॉस्पिटल पर्सोनल या क्लब पर्सोनल ये 20 में करेंगे। अगर वो नहीं रिपोर्ट करते, who fails to record such offence under subsection 2 of section 19 shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 6 months or with fine or with both. Any person being in charge of any company or institution by whatever name called who fails to report the commission of an offence under subsection 1 of section 19 in respect of a subordinate under his control shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine. अब मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन में उन्होंने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, ओनर है इंस्टीट्यूशन का, उन्होंने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है, उस एम्प्लॉय ने मान लो कि कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर दिया टू द चाइल्ड। अब इट इज द ड्यूटी ऑफ दैट एम्प्लॉय ओनर कि वो रिपोर्ट करे सेक्सुअल ऑफेंस को, कंप्लेंट करे। अगर वो नहीं करता तो उसकी सजा 1 ईयर की। ये वो बात कर रहे हैं। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। तो नेचुरली जो चाइल्ड है उसके ऊपर ये थोड़ी ना प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द चाइल्ड कि वो चाइल्ड को भी इन्फॉर्म करना ही करना है। नो टाइम लिमिट हैज बीन गिवन कि 1 साल के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, 2 साल के अंदर आपको रिपोर्ट करना है, और चाइल्ड ने रिपोर्ट करना है। अगर वो नहीं करता तो चाइल्ड को भी पनिशमेंट होगी, चाइल्ड विल ऑल्सो बी मेड लायबल। ये कोई बात नहीं बनी, क्योंकि चाइल्ड ही तो विक्टिम है, सबसे बड़ा ट्रॉमा ही तो उसने सफर किया है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ टाइम्स ये बात बोली है कि चाइल्ड विक्टिम नॉट ओनली सफर 1 टाइम्स बट इट सफर्स मल्टीपल टाइम्स। बार बार उसका शोषण होता है एक चाइल्ड विक्टिम का, कि गलती तुम्हारी ही होगी, और खास करके अगर फीमेल हो तो स्पेशली। तो हाउ फार यू थिंक कि वो एज सून एज पॉसिबल जो है रिपोर्ट करेगी ऑफेंसेस को टू द कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर। अगर वो नहीं करती है तो डज इट मीन कि उसने कोई लायबिलिटी उसके ऊपर इनकर हो जाएगी? नो, बिल्कुल भी नहीं इनकर होगी। या फिर मान लो अगर वो लेट हो जाती है रिपोर्ट करने में, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिले इन लॉजिंग द एफआईआर, तो विल यू थिंक कि दैट विल बी फेटल टू द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन? ये क्वेश्चन ही आप बना लो। प्लीज टेक डाउन वन क्वेश्चन, वेदर डिले इन लॉजिंग द एफआईआर अंडर पॉक्सो, वेदर डिले इन लॉजिंग एफआईआर अंडर पॉक्सो is fatal to the prosecution case, is fatal to the prosecution case. Fatal मतलब harmful, खतरनाक है। Please write, there is no fixed rule, there is no fixed rule with respect to the time, there is no fixed rule with respect to the time within which the FIR has to be lodged, within which the FIR has to be lodged. It depends a lot on the circumstances. It depends a lot on the circumstances. Full stop. A child has already suffered, a child has already suffered such an offense, and he may be under, a child has already suffered such an offense and he may be under the influence of, he may be under the influence of any particular person, parent or his guardian, influence of any particular person, his parent or guardian. Therefore delay in lodging the FIR, therefore delay in lodging the FIR is bound to happen. Delay in lodging the FIR is bound to happen. In 90% of the cases, in 90% of the cases, some outward complaint, some outward physical complaint
some outward physical complaint, for example stomach pain or vaginal pain, is told by the child, only then it is found that some kind of offense has been committed with him or her. Some kind of offense have been committed with him or her. Full stop. Therefore, it will not be fatal to the prosecution case. If there is any delay in lodging the FIR. ठीक है, अब ये केस आया था इसके ऊपर ही, इट इज द जजमेंट ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। एक केस लिखिएगा प्लीज, मोहम्मद इजराइल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2022 कैलकाटा हाई कोर्ट। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि एक पर्सन है हु इज अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड एल्डरली पर्सन, वो एक, मान लो उसके नोन में कोई पर्सन है, दूसरा पर्सन, लेट सपोज ए इज अ पर्टिकुलर वेरी एल्डरली एंड रिस्पेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी, वो बी पर्सन के घर रेगुलरली आते रहते थे, ही वाज अ रेगुलर विजिटर। अब बी की एक डॉटर भी थी हु वाज लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज। ए ने इनके साथ रिपीटेड सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किए इन द प्राइवेट। अब वो सेक्सुअल असॉल्ट, इट कैन बी सेक्सुअल असॉल्ट आल्सो, इट कैन बी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आल्सो। तो अब हुआ क्या, दिस अमाउंट टू हैपन टू 7-8 टाइम्स, ये 7-8 बारी उन्होंने कर दिया। अब ये जो डॉटर थी और इसके जो पेरेंट थे, दैट इज बी, लेट्स से बी इसका फादर है और सी इसकी मदर है। बी इज द फादर, सी इज द मदर। ये दोनों जो लोग हैं ये ए की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये ए उनका कोई अंकल ही था, कोई होते हैं ना रिस्पेक्टेड पर्सन, उनके घर आना जाना लगा रहता है, बहुत इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सभी इनको मान सम्मान देते हैं, सोसाइटी में भी इनका काफी रिस्पेक्टेबल नेम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये इनकी डॉटर के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करते रहते थे 7-8 टाइम्स। तो अब इस पर्टिकुलर केस में ये जो डॉटर है हु इज लेस देन 18 इयर्स ऑफ एज, इसको कितना सोशल स्टिग्मा होगा, ये इस पर्टिकुलर ए के इन्फ्लुएंस में कितनी ज्यादा होगी, ये क्या ओपनली अपने पेरेंट्स को बता सकती है? लेट्स सपोज कि ये 7-8 बार जो उसने सेक्सुअल असॉल्ट कमिट किया, ये पूरे टाइम ड्यूरेशन में फॉर एग्जांपल उसने 2 साल में किया। अब ये 2 साल में तो ये जो लड़की है, विक्टिम है, ये तो पूरे का पूरा इन्फ्लुएंस उसके ऊपर किसका है, उस अंकल का है, उस ए का है। तो इसको कितना टाइम लगेगा ओपन अप होने में, अपनी मदर और फादर को ये बातें बताने में? तो अगर मान लो ये 2-3 साल तक, 2 साल मैंने बोला है, मान लो 3 साल उसके ट्रॉमा में हो गई, 4 साल उसके ट्रॉमा में हो गई, सोशल स्टिग्मा उसने इतना फेस कर लिया कि मैं इसके बारे में कैसे कंप्लेंट करूं, ये तो इतना रिस्पेक्टेड पर्सन है, अगर मैं करूंगी तो ये मेरे मदर एंड फादर मेरे ऊपर यकीन ही नहीं करेंगे, मेरे को अपना मन मजबूत करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, मेरे को अपनी बात सही साबित करनी पड़ेगी। तो कितना एफर्ट इसको खुद को पुट करना पड़ेगा इस लड़की को, तब जाके ये कहीं पे अपनी मदर या फादर को बात बताएगी। तो इट विल मे अमाउंट टू 2 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर्स। तो डज दैट मीन कि अगर इसने 2, 3 या 4 सालों में ऑफेंस रिपोर्ट नहीं किया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का, तो चाइल्ड की भी लायबिलिटी हो जाएगी? आंसर इज नो। तो वही बात, ये जो मैंने आपको डिक्टेशन दी, ये इसी जजमेंट में से ली गई है कि दिस हैपेंस, ये होता है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक विक्टिम एक बार ही नहीं, मल्टीपल टाइम्स विक्टिम बनता है, वो ट्रॉमा को सफर करता है एक बार ही नहीं, बार बार। और लेट सपोज सोसाइटी को पता लग भी जाए, पेरेंट्स को या उसके मदर फादर को पता लग भी जाए, गार्डियन को पता लग जाए, तो कौन इसकी बात पे यकीन करेगा? ठीक है।
तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट विल नॉट बी फेटल फॉर द प्रोसिक्यूशन। ये खतरनाक नहीं है कि अगर डिले हो गया इन द लॉजिंग ऑफ एफआईआर, क्योंकि आप विक्टिम के पर्सपेक्टिव से सोचो ना। तो दिस वाज द केस हेल्ड इन this was the reasoning given by the court in Calcutta High Court in this particular case, Mohammed Israel versus State of West Bengal। ठीक है, और इसी केस में कोर्ट ने एक एग्जांपल भी ये दिया था कि 90% ऑफ केसेस में तो तब पता लगता है जब चाइल्ड कंप्लेंट करता है कि उसका कोई स्टमक पेन हो रहा है, और फिर उसको चाइल्ड विक्टिम को मान लो कोई फीमेल है लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, उसका स्टमक पेन हो रहा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, वहां पे डॉक्टर्स को पता चला कि शी इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, तब पता लगता है किसके साथ तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस कमिट हो गया। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में उस अंकल ने 6, 7 या 8 बारी उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया था, और प्ली ली गई अक्यूज्ड की तरफ से कि देयर वाज अ डिले इन रिकॉर्डिंग द एफआईआर। नेचुरली डिले है रिकॉर्डिंग द एफआईआर, तो इट कैन बी फैब्रिकेटेड आल्सो। अक्यूज तो ये प्ली लेगा ही लेगा कोर्ट में, वो तो आर्गुमेंट करेगा ही करेगा कि ये तो झूठी घटना बता रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा नो, सच अ काइंड ऑफ डिले इज बाउंड टू हैपन, वो तो होना ही होना है। ठीक है, और ये इस पर्टिकुलर केस में जो है वो कोर्ट ने रीजनिंग दी थी। विक्टिम को आप पनिश नहीं कर सकते कि अगर वो रिपोर्ट नहीं करती ऑफेंस को। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज कि लेट्स सपोज कि विक्टिम है, उसने खुद जाके एफआईआर रिकॉर्ड करवाई अंडर पॉक्सो, अंडर सेक्शन लेट्स सपोज 173 ऑफ बीएनएसएस। वो एफआईआर अपनी रिकॉर्ड करवाती है पुलिस स्टेशन में जाके, और इस एफआईआर में कुछ फैक्ट्स वो नहीं बता पाती, सम फैक्ट्स शी कुड नॉट टेल। तो प्ली जो है अक्यूज्ड ने कोर्ट में ये रेस की थी कि इसने एफआईआर में तो डिटेल्स बताई नहीं, लेटर ऑन वो सारी डिटेल्स ट्रायल के टाइम पे मैजिस्ट्रेट के सामने बाहर आती हैं, एफआईआर में वो सारी बातें थी नहीं। तो अक्यूज्ड जो है उसका लॉयर जो है वो कोर्ट में ये आर्गुमेंट रेस करता है कि इसने तो एफआईआर में डिटेल्स बताई नहीं, हम तो एफआईआर पे रिलाई करेंगे, आप जो है अलग से डिटेल्स अब नहीं बता सकते एट द टाइम ऑफ ट्रायल, यू कैन नॉट टेल। तो टेल मी वेदर द प्ली ऑफ दैट अक्यूज्ड विल बी सस्टेनेबल और नॉट। क्वेश्चन समझ आया आपको? हैव यू गॉट द क्वेश्चन? Victim lodged FIR under section 173 BNSS under any offence of POCSO, but some facts she could not tell. Later on when the case proceeds, let's suppose at the trial stage or inquiry stage, she explained more facts. ठीक है? The lawyer of the accused took the plea that we will put reliance only upon what was written in the FIR. New facts now you cannot tell at such a later on stage. Whether the plea taken by the accused is sustainable or not, क्या वो जो accused बोल रहा है उसको सस्टेन किया जाएगा कि नहीं? दिस इज अ क्वेश्चन बिफोर यू पीपल। बताना, थोड़ा सा आंसर करिएगा। लेटर ऑन कुछ नए फैक्ट्स जो है वो केस में आते हैं, अक्यूज्ड कहता है कि हम नहीं इनको मानते, आप बताओ क्या अक्यूज्ड की प्ली सही है कि नहीं है, और इनिशियली वो एफआईआर में रिकॉर्ड नहीं हुए थे वो फैक्ट्स। बताइएगा प्लीज प्राची मैम, शशिकांत एंड बलकरण सर। न्यू फैक्ट्स आप लेटर ऑन लेकर आ सकते हो, कैन यू टेक? पर्पस देखो ना थोड़ा सा, पॉक्सो का क्या है। अगेन यू हैव टू चेक द पर्पस। पर्पस ये है कि किसी भी तरह से हमने चाइल्ड के साथ इनजस्टिस नहीं करना, चाइल्ड फ्रेंडली लॉ है, चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द सेक्सुअल अब्यूज।
तो सीधी सी बात है, अगर कोई चाइल्ड विक्टिम है, वो इनिशियली एफआईआर की स्टेज के ऊपर जब वो रिपोर्ट करवाती है, यस वेरी गुड, वो एफआईआर की स्टेज पे जब रिपोर्ट करवाती है ऑफेंस को, तो हो सकता है कि वो उस टाइम पे ट्रॉमा में गुजर रही हो, वो सारे फैक्ट्स ना बता पाए। लेटर ऑन वो अगर आते हैं फैक्ट सामने, तो उनको आप स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। दे विल ऑल्सो बी अलाउड टू बी प्रूव्ड, उनको भी प्रूव किया जा सकता है, उसके ऊपर भी एविडेंस दिए जा सकते हैं। यही कोर्ट ने कहा था कि जो एफआईआर होती है वो कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं है कि यू विल हैव टू मेंशन ईच एंड एवरी डिटेल्ड फैक्ट। एग्जॉस्टिव नहीं होती एफआईआर कभी भी, लेटर ऑन भी नए फैक्ट्स आ सकते हैं, नए फैक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन उनको प्रूव करना पड़ेगा फिर। और एक चाइल्ड से तो आप वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हाँ एक एक ईच एंड एवरी डिटेल बताएगा। यहां तो बड़े बड़े लोगों को कानून का पता नहीं है, दे मेक मिस्टेक्स। बड़े लोगों से भी उनको लॉ के न्यूएंसेस थोड़ी पता है कि लेटर ऑन जो है ये आपकी जो स्टेटमेंट है एफआईआर वाली, वो कॉन्ट्राडिक्शन या कोरोबोरेशन के लिए यूज हो सकती है। नो, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम सच अ पर्सन, एडल्ट पर्सन इवन। तो चाइल्ड से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ईच एंड एवरी डिटेल बताए, एग्जॉस्टिव हो उसकी एफआईआर, फुली कंप्लीट हो इन इटसेल्फ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कि हाँ अगर उसमें मान लो कोई ओमिट हो गया, कोई ओमिशन हो गए, तो लेटर ऑन यू कैन नॉट एड्रेस देम, दैट विल बी हिट बाय द सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, है ना। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, और वो बात पर्टिकुलरली ओमिशंस की ही करता है। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चाहे ना बता पाए, ओमिट कर दे, स्टिल अगर वो लेटर ऑन सामने आ रहा है, उसकी डिटेल सामने आ रही है, दैट कैन बी अलाउड टू बी प्रूव्ड, उसको आप प्रूव कर सकते हो बाय गिविंग द एविडेंसेस। ठीक है, ये भी इसी केस में हेल्ड हुआ था, मोहम्मद इजराइल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। लिखो इसको थोड़ा सा प्लीज। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट FIR is never an encyclopedia. The court observed that FIR is never an encyclopedia. Rather, it is an information made at the first instance, which sets the law into motion. Information made at the first instance which sets the law into motion. Full stop. The criminal code should not be fastidious. The criminal code should not be fastidious with mere omissions in the FIR. With the mere omissions in the FIR. Fastidious का मतलब होता है only stick to, abide by, उसके ऊपर ही डटे रहना, अटल रहना। In the FIR, since such statements cannot be expected to be chronicle. Chronicle का मतलब होता है exhaustive, कोई चीज particularly complete in itself हो। Chronicle of every detail of what happened. Chronicle of every detail of what happened, not to contain an exhaustive catalog. Not to contain an exhaustive catalog. तो ये थोड़ी सी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फ्लावरी सी लैंग्वेज यूज की है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको ईच एंड एवरी डिटेल जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ वो एफआईआर में होगी ही होगी। Contain an exhaustive catalog of events which took place. Full stop. The bench also observed that in the normal course of human conduct, the unmarried minor girl would not like to give publicity to the traumatic experience
traumatic experience she had undergone and would feel terribly embarrassed अब वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करवा रही है, अब वो ईच एंड एवरी डिटेल अगर बताने लग जाएगी तो उसको खुद को भी तो एम्बैरेसमेंट होगी कि हाउ द सेक्सुअल ऑफेंस वाज कमिटेड विद हर। उस बात से भी वो ना बता पाए, क्या पता लेटर ऑन मान लो कोई ट्रायल स्टेज पे कोई एविडेंस आ गया, अब वो सारी डिटेल्स बताती है, तो दैट इज अलाउड। वुड फील टेरिबली एम्बैरेस्ड इन रिलेशन टू द इंसिडेंट टू नरेट इट टू एनीवन, embarrassed in relation to the incident to narrate it to anyone, comma overpowered by the feeling of shame, उसको shame होगी, overpowered by the feeling of shame and her natural inclination would be to avoid talking about it to anyone, अब उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती, would be to avoid talking about it to anyone, full stop। पैरा चेंज, with respect to delay in lodging the FIR, the court expressed that it was not unmindful of the social stigma attached to the nature of the offense which might have also contributed to the delay, अब वो कोर्ट कह रही है कि हमको पता है कि एक ऑफेंस जब कमिट होता है पॉक्सो में तो कितना सोशल स्टिग्मा रहता है, वी आर नॉट अनमाइंडफुल, हम इससे अनजान नहीं है, हमको भी पता है अच्छी तरह से, तो द डिले इन लॉजिंग द FIR इज बाउंड टू हैपन, वो होना ही होना है। पैरा चेंज करके एक और बात लिखो, और कही गई थी कंसेंट ऑफ द माइनर इज इममटेरियल इन पॉक्सो केसेस, ठीक है, फुल स्टॉप। अब ये तो पता ही आपको। अब मैंने आपको बताया सेक्शन 19 में एनी पर्सन हैज टू रिपोर्ट टू द पुलिस कि ऑफेंस ये होने वाला है। अब दिस इज टू बी रेड विद सेक्शन 39 ऑफ द CRPC। सेक्शन 19 इज आल्सो टू बी रेड विद सेक्शन 39 ऑफ द CRPC। सेक्शन 39 CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ नॉर्मल पर्सन ਨੂੰ ਵੀ अगर पता लग रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट होने वाला है, खाली पॉक्सो का ही नहीं कोई भी ऑफेंस कमिट हो सकता है, तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी अंडर सेक्शन 39 ऑफ द CRPC। तो ये भी आप रेड विद करोगे सेक्शन 19 के साथ। वहां पे जो है कोई भी पर्सन, एनी पब्लिक पर्सन, पब्लिक इज सपोज टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर। पुलिस स्टेशन का जो कंसर्न्ड SHO होता है उनको रिपोर्ट करना होता है, पब्लिक को हेल्प करनी होती है, असिस्ट करना होता है लॉ का। तो सिमिलरली आप इसको भी रेड विद कर सकते हो। और माइंड यू एक बात याद रखना कि कोई भी लॉ है दैट इज नेवर रेड अलोन। आपको क्या अगर एग्जॉस्टिव स्टडी करनी है तो सारे सेक्शंस को कोरिलेट करके, लिंक करके, रेड विद करके ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके एग्जाम्स में मार्क्स आएंगे। अदरवाइज फॉरगेट अबाउट द फेचिंग मार्क्स इन एग्जाम्स। एग्जाम तक तो आप पहुंचोगे, मेंस तक, नो वरी इन दैट। लेकिन आपका एग्जॉस्टिव कंप्लीट आंसर तभी होगा जब आप उसको वेरियस प्रोविजंस ऑफ द अदर लॉज के साथ इंटरलिंकिंग एंड इंट्रालिंकिंग करोगे। इंटरलिंकिंग मतलब उस लॉ के कंसर्न सेक्शन, और इंट्रालिंकिंग मतलब अदर लॉज के साथ लिंक करके पढ़ोगे, तब आपका कंप्लीट आंसर बनता है, और दैट विल फेच यू द मार्क्स। ठीक है,
अब 20 में भी मैंने आपको बताया कि जो मीडिया है या होटल ओनर है या हॉस्पिटल ओनर है, अगर वो फेल कर जाते, इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते, तो 21 में उनकी पनिशमेंट दी गई है। आईपीसी में भी कुछ पनिशमेंट्स गिवन है, बीएनएस में, सॉरी, यस, देयर आर सर्टेन पनिशमेंट्स गिवन इन बीएनएस आल्सो, रिलेटेड सेक्शंस हैं, वो भी आपने साथ में पढ़ने हैं, वो भी आप लिख लो। यू प्लीज टेक डाउन दैट आल्सो। Section 21 is to be read with 58, 211, 212, 239, 240 of BNS। यहां पे ऑफेंस है कि अगर आप कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन कंसील करते हो, कोई मटेरियल एविडेंस कंसील करते हो, तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द BNS। इसी के स्पिरिट के साथ तो ये पढ़ा जाएगा सेक्शन 21। जो बात 21 में कही गई है, ब्रॉडली वही बातें ये भी सारे सेक्शंस में कही गई हैं, ठीक है? तो ये सारे आपने इकट्ठा पढ़ना है। और जो 228 मैंने आपको बताया ए ऑफ आईपीसी, ये न्यू है आपका सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस, नॉट टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम। You can read yourself, that is simple। 23 देखो, 23 देखो, अब ये जो 23 है ना, दैट इज टू बी रेड विद सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस, दैट इज ऑल्सो टू बी रेड विद सेक्शन 72 ऑफ बीएनएस। और 20 को भी आपने बीएनएस के साथ 72 सेक्शन रेड विद करना है, दैट इज 228 ऑफ द आईपीसी ओनली। तो 20 और 23 दोनों को आपने सेक्शन 72 ऑफ द बीएनएस के साथ रेड विद करना है। अब देखो, प्रोसीजर फॉर मीडिया, स्पेशल प्रोसीजर हैज बीन गिवन। मीडिया क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा? नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स ऑन एनी चाइल्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज without having complete and authentic information which may have the effect of lowering his reputation or infringing upon his privacy। तो आपने रिपोर्ट करना है, लेकिन किसी भी तरह से वो आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जो आपकी रिपोर्ट है आप ऑफेंस की कर रहे हो मीडिया वाले, वो किसी भी तरह से जो रेपुटेशन है या फिर प्राइवेसी ऑफ द विक्टिम है वो इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि चाइल्ड की जो आइडेंटिटी है वो आपने डिस्क्लोज नहीं करनी। ये क्लॉज 2 में भी आएगा आपको, सबसेक्शन 2 में, no reports in any media shall disclose the identity of the child including his name, address, photograph, family details, school, neighborhood or any other particulars which may lead to disclosure of the identity of the child। ठीक है? प्रोवाइजो सबसेक्शन 3 और 4 दैट यू कैन रीड योरसेल्फ आल्सो। अब ये जो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम वाली बात है, दिस थिंग ऑफ द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, ये आपके सेक्शन 228A ऑफ द आईपीसी में भी गिवन है, 23 पॉक्सो में भी गिवन है, 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी गिवन है। यहां पे लिख लो 72 बीएनएस ऑल्सो। 74 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी यही बात कहता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चाइल्ड विक्टिम नहीं हम बोलते, उसको बोलते हैं हम चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इसकी आइडेंटिटी आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो सेम स्पिरिट इन तीनों की सेम है, 23 पॉक्सो की भी, 74 जेजे एक्ट की भी और 72 ऑफ द बीएनएस की भी। ठीक है? तो ठीक है, फिर आपका यहां पे टाइम भी ओवर हो गया। बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं पॉक्सो 2-3 क्लासेस और लगेगी आपकी। Resilience Law Academy।